हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल्कुल सही कहा कि इस योजना ने देश में वित्तीय समावेशन की क्रांति ला दी है। इसे क्रांति इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इस योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। जनधन योजना के तहत अधिकांश खाते उन गरीबों के हैं जो बैंकिंग व्यवस्था से दूर थे, क्योंकि इस योजना के तहत बिना किसी राशि के खाते खुलवाने की सुविधा प्रदान की गई। इसलिए करोड़ों निर्धन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने में आसानी हुई। जब यह योजना शुरू की गई थी तो ऐसे सवाल उठे थे कि आखिर जनधन खातों में पैसा कहां से आएगा। आंकड़े बता रहे हैं कि जनधन खातों में कुल जमा राशि 2 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है। इसका अर्थ है कि गरीब बचत कर रहा है और बैंकों की महत्ता भी समझ रहा है। जनधन खाते गरीबों को केवल अपनी बचत का पैसा बैंक में जमा करने की ही सुविधा नहीं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वे इन खातों के जरिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण यानी डीबीटी के जरिए सहजता से प्राप्त भी कर रहे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पहले हर तरह की सरकारी सहायता का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों यानी भ्रष्ट तत्वों की जेब में चला जाता था। जनधन योजना की एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि लगभग 56% खाते महिलाओं के हैं। यह तथ्य भी ध्यान देने लायक है कि करीब 67% जनधन खाते गांव और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। इसका मतलब है कि यह योजना अंतिम छोर पर खड़े वंचित लोगों तक पहुंची है। जनधन खाता धारक बैंक से उधार लेने के साथ अन्य सुविधाएं भी हासिल कर सकते हैं। समझना कठिन है कि मोदी सरकार के पहले किसी ने यह क्यों नहीं सोचा कि गरीबों को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है। करोड़ों लोगों के बैंकिंग व्यवस्था से दूर रखने का केवल यही एक दुष्परिणाम नहीं था कि वे देश की समृद्धि से जुड़ नहीं पा रहे थे। एक दुष्परिणाम यह भी था कि करोड़ों लोग आर्थिक मुख्यधारा से बाहर थे। कोई भी देश समर्थ तभी बनता है जब उसका प्रत्येक नागरिक आर्थिक गतिविधियों से जुड़ता है। जनधन योजना निर्धन वर्ग को न केवल बचत के लिए प्रेरित कर रहा है, बल्कि आत्मनिर्भरता की राह पर भी ले जा रही है। इस योजना ने यह सुनिश्चित किया है कि देश की आर्थिक प्रगति में सभी का योगदान हो। अच्छा हो कि केंद्र की तरह सभी राज्य सरकारें यह समझें कि जन कल्याण की कोई भी योजना हो, उसका उद्देश्य निर्धन वर्ग को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर से दोहराया कि महंगाई पर लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकता है। यदि आर्थिक गतिविधियों को गतिशील बनाना है तो महंगाई को थामना जरूरी है। जून में
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी महंगाई की दर 4.8% थी, जबकि जुलाई में तेजी से बढ़कर 7.44% हो गई। टमाटर, प्याज, मटर, लहसुन और अदरक जैसी सब्जियों की कीमतें पिछले कुछ महीनों में दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई हैं। सब्जियों में 37%, मसालों में 22%, अनाज में 13%, दूध में 8.3% के साथ अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीनों में थोक बाजार में टमाटर की कीमत 1400% से अधिक बढ़ गई थी। हालांकि जुलाई 2023 में धातुओं, रसायन और रासायनिक उत्पादों, कपड़ा आदि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण कोर मुद्रास्फीति घटकर 5.1% रह गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सम्मिलित उत्पादों में से खाद्य पदार्थों एवं पेट्रोलियम उत्पादों को हटाकर जो मूल्य स्फीति निकाली जाती है उसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई में उछाल खाद्य उत्पादों में होने वाली कीमत वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाली गिरावट की दर बहुत कम होने के कारण यह आशंका जताई जा रही है कि अगस्त में भी महंगाई की दर 6% से अधिक रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का मानना है कि अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं ऊर्जा कीमतें लंबे समय से जारी भू राजनीतिक तनाव और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं के बीच महंगाई को नियंत्रित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। RBI ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति के अंतर्गत वर्तमान की रेपो रेट 6.5% में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अगली मौद्रिक नीति में इसमें कितना परिवर्तन होगा यह इस पर निर्भर करेगा कि महंगाई के कारण मांग पर कितना असर पड़ता है। मूल्य अनिश्चितता के कारण भविष्य के लिए निवेश और बचत पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। बढ़ती महंगाई का प्रभाव वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनभोगी, कम आय वालों, दैनिक आय अर्जित करने वालों पर अधिक होता है। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे आय असमानता भी बढ़ती है। महंगाई को केवल प्रकृति की मार कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। नवीन भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ते कदमों के लिए मुद्रास्फीति हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव भी औसत भारतीय उपभोक्ता के जीवन यापन की लागत पर खासा प्रभाव डालता है। कुछ खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियां, अनाज और डेयरी उत्पाद जैसी आवश्यक वस्तुओं की मांग में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होने के कारण बाजार की शक्तियां अधिक लाभ उठाने के लिए कृत्रिम दबाव बनाना शुरू कर देती हैं। बाजार के असंतुलन का लाभ लेने में सट्टेबाज हमेशा के सफल रहते हैं, जिसके कारण कभी प्याज, कभी टमाटर, कभी चीनी तो कभी सोना चांदी आदि की कीमतें बढ़ने लगती हैं। महंगाई का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो, इससे पहले ही तत्काल प्रभाव से इस समस्या से निपटने की आवश्यकता है। हालांकि आगामी माह में त्योहारी सीजन को देखते हुए एवं आने वाले समय में कुछ राज्यों एवं
2024 के आम चुनावों के कारण सरकार कीमतों को कम करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर भी रही है। भारत ने पिछले महीने गैर बरसाती चावल एवं गेहूं की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आवश्यकता पड़ने पर सरकार गेहूं का आयात करने पर भी विचार कर रही है। स्टॉप।